4 बजे का कोरोना बुलेटिन आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्या। दक्षिण दिल्ली में एक पिज्जा की डिलीवरी करने वाला कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर और हौस खास इलाके के 72 परिवारों को क्वारंटीन कर दिया गया। इसके साथ ही इन 72 परिवारों के आसपास के 170 मकानों की भी पहचान की गई है, जिनमें रहने वाले लोगों की भी जांच की जा रही है। पिज्जा की डिलीवरी करने वाले 17 लोगों को भी क्वारंटीन किया गया। यही नहीं, दिल्ली सरकार ने इलाके में सभी लोगों की जांच का भरोसा भी दिया है। एक लड़का साउथ दिल्ली में पॉजिटिव पाया गया है। उसने जिन लोगों को डिलीवरी की थी 72 ऐसे लोग मिले जिनको होम क्वारंटाइन किया गया है। साथ में 17 उसके साथियों को भी क्वारंटाइन किया गया, गवर्नमेंट क्वारंटाइन के अंदर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखा गया है। उन 17 लोगों को हमने अपने क्वारंटाइन सेंटर पर रखा है। देखिएगा, अभी पहला केस इस तरह डिलीवरी बॉय का कोई सामने आया है कि किसी भी डिलीवरी वाले का जो केस है, मुझे लगता है हम एक सघन ये करेंगे। जैसे ही हमारे पास किट्स आती हैं तो हम जितने भी ओपन जो सर्विसेज ओपन है ना, उन सबको भी टेस्ट करेंगे तुरंत। जितनी भी सर्विसेज ओपन है, जैसे आप किराना की दुकान है या जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, क्योंकि अब इस तरह के मान लो कुल मिला के दिल्ली में अगर 20,000 लोग हैं, सब मिलाकर 25,000 लोग हैं, 50,000 लोग हैं, उन सबको रैपिड किट से ही हम टेस्ट कर पाएंगे। नॉर्मल जो प्रोसीजर है उससे होना मुश्किल है। जैसे रैपिड किट आएगी हम इन सबको भी स्कैन कर लेंगे, ताकि हम एक बार आश्वस्त हो जाएं कि उसमें से कोई पॉजिटिव तो नहीं है। अगर कोई भी पॉजिटिव मिलेगा तो उसको हम आइसोलेट करेंगे। रिकॉर्ड्स इनका बड़ा अच्छा था, तो उससे पता लगा कि लास्ट 15 डेज़ में ये किन किन जगहों पे, किन किन घरों पे इसने डिलीवरी किया है। तो उन सारे 72 घरों को हमने होम क्वारंटाइन किया। उसमें सारे रहने वाले लोगों को उनको कांटेक्ट करके उनको बोला कि आप होम क्वारंटाइन में रहिए। उनके घर के बाहर लेवल भी लगा दिया। तो वी आर वॉचिंग एंड वी आर फर्दर ऑब्जर्विंग कि कैसे इनको, अगर कुछ और इसमें हमें अपडेट मिलती है हमारे पास तो और भी आगे हम कार्रवाई करेंगे। 20 अप्रैल के बाद लॉकडाउन से राहत मिलने पर जब फैक्ट्रियां और दफ्तर खुलेंगे तो काम करने के तरीके में काफी बदलाव देखने को मिल सकते हैं। गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक हर कर्मचारी को मास्क लगाकर काम करना होगा। काम करते वक्त 2 कर्मचारी के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी होनी चाहिए। साथ ही अगर कोई मीटिंग होती है तो उसमें 10 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होने चाहिए। एक साथ लंच ब्रेक देने की बजाय कर्मचारियों को अलग अलग लंच कराना होगा, ताकि कई कर्मचारी एक साथ इकट्ठा ना हो सकें। साथ ही कर्मचारियों को अलग अलग शिफ्टों में भी काम करना होगा और हर 2 शिफ्ट के बीच में 1 घंटे का अंतर होगा, ताकि लोग एक दूसरे से मिल ना सकें। मंत्रालय की तरफ से अपडेट आपके लिए ये है, राज्य सरकारों ने लॉकडाउन को लागू करने के लिए अपने प्रयास बढ़ा दिए हैं। जहां भी लॉकडाउन का उल्लंघन हो रहा है वहां वे उचित कार्यवाही कर रहे हैं। आवश्यक खाद्य सामग्री जैसे गेहूं, चावल, दालें एवं दूध की आपूर्ति की स्थिति संतोषजनक है और इनकी उपलब्धता को निरंतर मॉनिटर किया जा रहा है। जैसा कि आप सबको पता है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 14 अप्रैल 2020 को राष्ट्र को संबोधित करते हुए 3 मई 2020 तक लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा की थी, जिसके अनुपालन में कल गृह मंत्रालय द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर इन दिशा निर्देशों को ग्राउंड लेवल पर क्रियान्वित करवाने तथा आम जनता के लाभ के लिए इनके व्यापक प्रचार पर जोर दिया है। लॉकडाउन के अंतर्गत 3 मई 2020 तक संपूर्ण देश में हवाई, रेल और सड़क मार्ग से यात्रियों का आवागमन बंद रहेगा। टैक्सी, ऑटो रिक्शा और साइकिल रिक्शा सहित कैब एग्रीगेटर्स की सेवाएं प्रतिबंधित रहेंगी। सभी शैक्षिक एवं संबंधित संस्थान बंद रहेंगे। सभी सिनेमा हॉल्स, मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम्नेजियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तथा इसी प्रकार के स्थान बंद रहेंगे। सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोह और अन्य सभाओं के आयोजन पर रोक रहेगी। सभी धार्मिक स्थल, पूजा स्थल, धार्मिक समागम जनता के लिए बंद रहेंगे। जो क्षेत्र हॉटस्पॉट्स या कंटेनमेंट जोन नहीं है, वहां पर 20 अप्रैल से कुछ चुनिंदा गतिविधियों की अनुमति दी जा सकेगी, बशर्ते
कि वहां पर मौजूदा दिशा निर्देशों एवं सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से अनुपालन किया जा रहा हो। इन चुनिंदा गतिविधियों को अनुमति देने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कृषि और संबंधित गतिविधियां पूर्ण रूप से कार्यात्मक रहें, ग्रामीण अर्थव्यवस्था अधिकतम दक्षता से कार्य करे इत्यादि। गृह मंत्रालय द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। मैं आपके माध्यम से एक बार फिर लोकहित में लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए कुछ नियमों का सार्वजनिक स्थानों पर और कार्यस्थलों पर कड़ाई से अनुपालन करने पर जोर देना चाहूंगी। अनिवार्य रूप से सभी सार्वजनिक और कार्यस्थलों पर फेस मास्क पहना जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, 5 से अधिक लोग सार्वजनिक स्थानों पर एकत्र ना हों, सार्वजनिक स्थानों पर थूके नहीं, शराब, गुटखा, तंबाकू की बिक्री को सख्ती से प्रतिबंधित किया जाए, कार्यस्थलों पर टेम्परेचर स्क्रीनिंग की जाए और सैनिटाइजर्स का प्रयोग किया जाए। बुजुर्ग और रोगग्रस्त व्यक्ति तथा छोटे बच्चों के माता पिता को घर से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के सभी कर्मचारियों के लिए आरोग्य सेतु के प्रयोग को बढ़ावा और दिया जाए। आपसे अनुरोध है कि सभी राष्ट्रीय निर्देश और एसओपीज जो हमारे दिशा निर्देशों के साथ संलग्न हैं, उनको ध्यान से पढ़ें, उनके बारे में जानकारी बढ़ाएं और उनका पूर्णतया पालन करें। धन्यवाद। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से मिस्टर लव अग्रवाल प्लीज। स्वास्थ्य मंत्रालय सभी स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर कोविड की इस लड़ाई में जुटा हुआ है। कल माननीय स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने भारत में कोविड-19 के कंटेनमेंट मेजर्स को लेकर हेल्थ फंक्शनरीज और साथ में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के फील्ड ऑफिसर्स के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें माइक्रो प्लान्स फॉर क्लस्टर और आउटब्रेक कंटेनमेंट के डेवलपमेंट के लिए जिला स्तर पर WHO अधिकारियों के साथ टेक्निकल कोऑर्डिनेशन किया जाए, उस पर विस्तृत चर्चा हुई। साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय WHO की नेशनल पोलियो सर्विलेंस नेटवर्क टीम की सर्विसेज को यूटिलाइज करते हुए हमारी ऑनगोइंग सर्विलेंस को कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, उस पर भी एक एक्शन प्लान बनाया गया। माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री द्वारा ऑर्गेनाइज्ड इंटरेक्शन में इंडियन इंडस्ट्री लीडर्स के साथ भी बातचीत की, जहां उन्होंने PM केयर्स फंड में योगदान देने के लिए इंडियन इंडस्ट्री को धन्यवाद दिया। साथ ही माननीय मंत्री जी ने उन्हें एश्योरेंस दिया कि सरकार उनके सामने आने वाली कठिनाइयों से अवगत है और इकॉनमी के रिवाइवल के लिए किए जा रहे मेजर्स के द्वारा उनके कंसर्न्स को एड्रेस भी किया। इसके अलावा उन्हें कोविड के समय में हेल्थ केयर में मेक इन इंडिया के अवसरों का बेस्ट यूज़ करने के लिए एनकरेज किया, ताकि देश क्रिटिकल हेल्थ केयर इक्विपमेंट प्रोविज़न में ज़्यादा रेजिलिएंट और आत्मनिर्भर हो सके। स्वास्थ्य मंत्रालय ने लॉकडाउन के दौरान सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रैक्टिसेस के लिए एक एडवाइजरी कल जारी की है, जिसके तहत पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट को रिलीफ कैंप्स पर विशेष ध्यान देने और समाज के वल्नरेबल सेक्शंस के लिए पानी की सप्लाई बढ़ाने की सलाह दी गई है। क्लोरीन टैबलेट्स, ब्लीचिंग पाउडर और हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन के अप्रोप्रिएट यूज़ की एडवाइस भी दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को कोविड-19 के आउटब्रेक के दौरान इसेंशियल सर्विसेज हेल्थ सर्विसेज की डिलीवरी पर एक डिटेल्ड गाइडलाइंस को भी इशू किया है, जिसके तहत इन सेवाओं में जैसे कि मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ कम्युनिकेबल हेल्थ डिजीजेज, ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक इलनेसेज शामिल हैं, ताकि उनके कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड किया जा सके और इमरजेंसीज को एड्रेस किया जा सके। हेल्थ केयर वर्कर्स को इन सब बीमारियों के बारे में कार्य करते हुए सेफ्टी इंश्योर करा जाए, उसके बारे में रिक्वेस्ट की गई है। कोविड डेडिकेटेड फैसिलिटीज़ के अलावा रिमेनिंग फैसिलिटीज़ ऐसी सेवाएं प्रदान करती रहेंगी। नॉट फॉर प्रॉफिट और प्राइवेट सेक्टर को भी ऐसे कार्य में इन्वॉल्व किया जाए, उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट से कहा गया है। ओवर क्राउडिंग को रोकने के लिए टेली हेल्थ सर्विसेज को प्रमोट करना चाहिए। साथ ही लॉकडाउन या रेस्ट्रिक्शंस के पीरियड के दौरान इम्यूनाइजेशन और एंटीनेटल केयर जैसी सेवाओं को रीऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए
और इस तरह की सेवाओं को कोई एक दिन फिक्स करके प्रोवाइड किया जाए। ये सर्विसेज देते समय भी फिजिकल डिस्टेंसिंग और रिक्वायर्ड इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रोटोकॉल को फॉलो करना चाहिए। प्रेग्नेंट विमेन, चिल्ड्रन विद malnutrition, TB, लेप्रेसी, HIV, वायरल हेपेटाइटिस, पल्मोनरी डिजीजेज या डायलिसिस जैसी जितनी भी सेवाएं हैं उनको हमारे सब हेल्थ सेंटर और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के प्राइमरी हेल्थ केयर टीम उनको मॉनिटर करें और उनके द्वारा हम ये सर्विसेज प्रोवाइड करें, उसके लिए आदेश जारी किए गए हैं। साथ ही बल्क ड्रग्स की अवेलेबिलिटी और प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने एक एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन में अमेंडमेंट किया है, जिसके तहत जो भी प्रोजेक्ट या एक्टिविटीज़ बल्क ड्रग और इंटरमीडिएट से रिलेटेड हैं उनका रिकैटेगराइजेशन करते हुए कैटेगरी ए से कैटेगरी B2 में डाला गया है, जिसके तहत उनका अप्रेजल नेशनल लेवल पर लाए बिना स्टेट लेवल पर त्वरित गति से किया जा सकता है। इसके द्वारा भारत सरकार जो चाहती है कि इम्पॉर्टेंट मेडिसिन और ड्रग्स की अवेलेबिलिटी बढ़े, और यह अमेंडमेंट 30 सितंबर से जिन्होंने भी कोई भी प्रपोजल दिया है उस पर लागू होगा। आज स्टेट रेगुलेटरी बॉडीज इस कैटेगरी के तहत 100 से अधिक प्रपोजल की समीक्षा कर रही है जो डिसीजन मेकिंग के डिफरेंट लेवल पर है। अब तक टोटल 1489 पीपल हैव रिकवर्ड, और अगर हम देखें तो एक दिन के अंदर 183 लोग रिकवर हुए हैं। भारत में कन्फर्म केसेस की संख्या में टोटल 941 नंबर्स का इंक्रीज नोट किया गया है और टोटल पॉजिटिव केसेस 12,380 12,380 हैं। अब तक टोटल रिपोर्टेड डेथ्स 414 हैं, जिसमें से 37 डेथ्स हैव बीन रिपोर्टेड इन लास्ट 1 डे। मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा, हमारी इस लड़ाई में, हमारे इस एफर्ट्स में अभी तक भी फील्ड लेवल पर किए हुए एक्शन के तहत 325 ऐसे जिले हैं जहां पर कोई भी केस नहीं आया है। हमारी केस फैटेलिटी रेट अगर 3.3% है तो हमारी परसेंटेज ऑफ पीपल हु हैव रिकवर्ड सो फार इज अराउंड 12.02%। साथ ही फील्ड लेवल पर जो कुछ ऐसे जिले जहां पर इससे पहले केसेस आए थे लेकिन फील्ड एक्शन के द्वारा उनको कंट्रोल और उनके कंटेनमेंट से संबंधित जो काम हुआ है, उसके तहत माही इन पुडुचेरी एक वह जिला है जहां पर पिछले 28 दिनों से कोई फर्दर पॉजिटिव केस नहीं आया है। इसके साथ ही 27 ऐसे जिले हैं उन 17 राज्यों में जहां पर पिछले 14 दिनों से कोई पॉजिटिव केस नहीं आया है, जिसमें है कि पटना बिहार से, नादिया वेस्ट बंगाल से, प्रतापगढ़ राजस्थान से, गिर सोमनाथ पोरबंदर गुजरात से, भद्राद्री कोथागुड़म तेलंगाना से, साउथ गोवा गोवा से, उत्तराखंड से पौड़ी गढ़वाल, पीलीभीत इन यूपी, राजौरी इन जम्मू कश्मीर, वेस्ट इम्फॉल इन मणिपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव रायपुर में, छत्तीसगढ़ में, पुडुचेरी में जैसे मैं बता चुका हूँ माहिब, ऐजवाल वेस्ट जो है मिजोरम में, देवनगिरी, कोडगु, तुमकुर, उडुपी और बेल्लारी कर्नाटका में, वायनाड कोट्टयम केरला में, SBS नगर पंजाब में, हरियाणा में पानीपत और मध्य प्रदेश में शिवपुरी। मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि फील्ड लेवल पर जो कंटेनमेंट का ये प्लान ऑफ एक्शन इम्प्लीमेंट हो रहा है उसके रिजल्ट हमें दिखने लगे हैं। लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग और कंटेनमेंट मेजर्स के इस कंबाइंड एफर्ट से अगर हम लोग इसी तरीके से इस सतत प्रयास में लग रहेंगे तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद। ICMR रिप्रेजेंटेटिव प्लीज। आज तक हमने 2,90,401 लोगों की टेस्ट की है। उनमें से 30,043 यानी 30,043 इनकी टेस्ट कल हुई। उसमें 26,331 जो थे वो ICMR नेटवर्क के जो 176 लैब्स है उनमें हुआ है। 3,712 ये प्राइवेट लैब्स में हुआ है जिनकी संख्या अभी 78 है, और उनके कलेक्शन सेंटर्स ये 16,000 सिटीज़ के अंदर पाए जाते हैं देश भर में। ये जो कैपेसिटी का बार बार इशू आता है, अभी आपने देखा कि 26,331 वो नेटवर्क में से हुए हैं। हम अगर 9 घंटा काम करते हैं जैसे एक शिफ्ट में करते हैं तो हमारी अभी जो लैब की कैपेसिटी है वो 42,418 है, और अगर हम उसको बढ़ा के 2 शिफ्ट में कर दें तो 78,227 लोगों की टेस्ट हम हर दिन कर सकते हैं। दूसरी बात जो बार बार पूछ रहे थे सब, रैपिड टेस्ट किट्स आए क्या?
2 किस्म के रैपिड टेस्ट किट्स आज आ चुके हैं। एक लिवजॉन करके कंपनी का है, एक वॉन्फ्लो करके कंपनी का है। ये जो टेस्ट किट्स हैं इनकी संख्या लिवजॉन की 2 लाख और वॉन्फ्लो की 3 लाख है। इन दोनों किट में थोड़ा सा फ़र्क है। फ़र्क यह है कि लिवजॉन का जो किट है, लिवजॉन का किट और वॉन्फ्लो के किट में IgG और IgM 2 अलग बैंड्स आते हैं क्या? एक इसमें दोनों बैंड एक साथ होते हैं, जिसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करके देखें। इन दोनों किट्स की सेंसिटिविटी 80% से ज़्यादा है और स्पेसिफिसिटी भी तकरीबन 84% से ऊपर ही है। तो जिस ढंग से इनका जो क्लेम है कि ये टेस्ट अच्छे हैं, शायद उसका पहला इस्तेमाल होगा और हमको खुद को भी उसके बारे में फील्ड कंडीशंस में का पता चल जाएगा। अब जब इन चीज़ों की हम बात करते हैं तो 2 चीज़ें समझना ज़रूरी है। ये सीरोलॉजिक किट्स हैं। अब जब हम सीरोलॉजिक किट्स बोलते हैं, जो एंटीबॉडी देखने के किट्स जिसको हम अभी रैपिड किट करके ज़्यादा जानते हैं, वो किट्स के बारे में हमको थोड़ा समझना पड़ेगा। मेरे शरीर में अगर विषाणु गया तो मुझे क्या दिखेगा? सबसे पहले मेरे नेजल स्वैब या ओरल फेरिंजियल स्वैब, जहाँ से स्वैब जो हम लेते हैं, उसमें विषाणु नज़र आएगा। मैं अगर और 8 दिन रुकूं, 8 दिन के बाद में मुझे क्या दिखाई देगा कि जैसे मुझे लक्षण आना शुरू हो जाएंगे, उन विषाणु की संख्या ये मेरे गले में या नाक में रहे वो सबसे ज़्यादा होती है जब लक्षण आते हैं। जब उसके बाद में ये गिरना शुरू हो जाती है। अब उस वक्त एंटीबॉडी को क्या होगा? अब थोड़ा एंटीबॉडी के बारे में हम समझ लें, यानी वो क्लैरिटी हमको लोगों तक पहुंचाने आएगी। मेरे शरीर में अगर कोई विषाणु गया तो वो विषाणु को लड़ने के लिए मेरा शरीर कुछ शस्त्र तैयार करता है, जिनको हम साइंटिफिक भाषा में एंटीबॉडी बोलते हैं। ये एंटीबॉडी जो होती है, जैसे अगर मुझे बताना है, समझो इस किस्म का विषाणु है, तो एंटीबॉडी इससे एग्जैक्टली उल्टी होती है। वो इस किस्म की रहेगी और उसको चिपक जाएगी तो वो विषाणु नाकाम हो जाएगा। अब हमको एक समझना है, इनमें टाइप्स होते हैं। सबसे पहली एंटीबॉडी जो आती है वो IgM किस्म की एंटीबॉडी आती है। ये जो IgM किस्म की जो एंटीबॉडी होती है, ये ज़्यादा दिन रुकती नहीं, थोड़े दिन के बाद में चले जाना अपेक्षित रहता है। IgM एंटीबॉडी जैसे आती है तो हमको पता चलता है कि ये इन्फेक्शन रिसेंट है, ऐसे में लगा है। जब IgG एंटीबॉडी आएगी तो मुझे ये पता चलेगा कि मेरी प्रतिकार शक्ति अच्छी हो रही है। इसका मायना सिर्फ IgG अगर मुझे दिखा और IgM नहीं दिखा तो मैं ये समझ सकता हूँ ये पुराना इन्फेक्शन है। अब इतना मैंने क्यों बताया? उसके 2 कारण हैं। जब हम रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट करेंगे तो ये रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट अर्ली डायग्नोसिस के लिए नहीं है। ये लोगों ने समझना बहुत ज़रूरी है। अर्ली डायग्नोसिस को क्यों नहीं है? कि हमने 10 दिन होने के बाद में या ऑलमोस्ट 2 हफ्ते होने के बाद में समझो मैंने एंटीबॉडी टेस्ट की, तो 80% लोगों में ही सिर्फ वो एंटीबॉडी दिखती है। इसका मतलब मेरा डायग्नोसिस 20% में मैं सिर्फ एंटीबॉडी इस्तेमाल करूं तो 15 दिन होने के बाद में भी मैं बोल नहीं पाऊंगा। इसलिए ये डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल नहीं होती है, ये इस्तेमाल होती है सर्वेलेंस के पर्पस के लिए। सर्वेलेंस यानी क्या? जैसे अग्रवाल साहब बार बार आपको ये बता रहे हैं कि हॉटस्पॉट्स होते हैं। अब ये हॉटस्पॉट पे आपको अगर नज़र रखना है तो यहाँ ये बढ़ते जा रहा है या कम होते जा रहा है, ये अगर मुझे देखना है तो मैं ये एंटीबॉडी टेस्ट पीरियोडिकली करके मैं जान सकता हूँ। अब कुछ लोगों के मन में एक विचार आएगा कि क्या एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव हो गई, इसका मायना मुझे इन्फेक्शन हुआ, मुझे बाद में इन्फेक्शन नहीं होगा, ऐसे मैं मान सकता हूँ क्या? तो हमको एक दूसरी चीज़ समझना है। कोई भी विषाणु के खिलाफ जब एंटीबॉडी तैयार होती है, हर विषाणु उस विषाणु के साथ बाद में अच्छे ढंग से लड़ सकती है वो एंटीबॉडी, ऐसे नहीं होता है। उदाहरण के तौर पे देता हूँ, मुझे अभी यहाँ हिंदी में क्या बोलते हैं मालूम नहीं,
वैरिसेला जोस्टर करके जो होती, चिकन पॉक्स जो होता है ना, चिकन पॉक्स की जो बीमारी होती है, उसमें जो एंटीबॉडी एक बार तैयार हो जाए तो इतने अच्छे दर्जे की होती है, इतनी अच्छी क्वालिटी होती है कि जिंदगी भर बाद में नए सिरे से ये चिकन पॉक्स आपको कभी होता नहीं। लेकिन उसी हिसाब से अगर आपने देखा तो साइंस में का पैराडॉक्स देखो, आपको HIV इन्फेक्शन हुआ, मेरे शरीर में HIV एंटीबॉडी जिंदगी भर दिखेगी, लेकिन वो HIV के खिलाफ प्रोटेक्ट नहीं करती है। तो एंटीबॉडी दिखे भी तो हम ये नहीं समझ सकते हैं कि इसका मायना मुझे हुआ ही नहीं है। ये देख, यानी मेरा इम्यून रिस्पांस बहुत स्ट्रांग है, अभी मुझे कभी होगा नहीं, ये बोलना कठिन होता है। कब तक कठिन होगा? जब तक इसके ऊपर अच्छा संशोधन नहीं होता, ये एंटीबॉडी कितनी अच्छे ढंग की है इसका पता नहीं चलता, जब तक हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते इस ढंग से। ये क्यों बोल रहा हूं? हमने सर्वेलेंस पर्पस के लिए इस्तेमाल करना है, ट्रेंड देखने के लिए इस्तेमाल करना है, लेकिन इसको हम अर्ली डायग्नोसिस के हिसाब से हमने कभी इस्तेमाल करना नहीं चाहिए। अब दूसरी बड़ी बात कि हम जब ये एंटीबॉडी टेस्ट के इंडिकेशन बोल रहे हैं कि ये सर्वेलेंस में इस्तेमाल करते हैं, तो फिर एक बार हम याद करवा के देख लें कि ये RT-PCR जो है पहली वायरोलॉजिक टेस्ट, हम किन किन लोगों को दे रहे हैं। अब अगर मैं आपको बोलूं, फिर पुरानी याददाश्त आपको दिलवा दूं कि ये जो टेस्ट किट है, ये जो टेस्ट है किस किस को ऑफर होती है? जो भी ऐसी जगह से इंटरनेशनली आया है, जिनको 14 दिन में वो वहाँ गया था जहाँ ये बीमारी ज़्यादा फैली हुई थी, उसको ऑफर हो सकती है, उसको अगर उसके लक्षण दिखाई दे तो। लेकिन आज के तौर पे ये क्राइटेरिया रिलैक्स्ड है, लेकिन कभी ना कभी तो भी, क्योंकि ये अभी तो लॉकडाउन चालू है, इंटरनेशनल फ्लाइट्स नहीं है, कभी ना कभी तो भी ऐसे होगा, फिर हम खुल जाएं, उस वक्त ये क्राइटेरिया फिर लगेगा, इसलिए उसको अभी भी रखे हैं। दूसरी बात हमको याद रखना है कि जो भी लैब कंफर्म केस का कांटेक्ट है, उसको अगर कोई लक्षण दिखे तो उसको हम ऑफर करते हैं। तीसरी बात, जो कोई हेल्थ केयर वर्कर होगा, उसको अगर कोई लक्षण दिखे तो उसको भी ये टेस्ट ऑफर हम करते हैं। चौथी बात, जब हम हॉटस्पॉट में रहने वाले लोगों को देखें, उनमें अगर आपको सारे जगह पे अगर हमने लोग देखे, तो जहां भी हमको सारी की केस दिखती है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की, जो एक लक्षण हो सकता है, एक सिंड्रोम के वैसा एक कॉम्प्लेक्स होगा कि जिसमें ये कोविड-19 के केसेस होंगे, तो हम सारी के हर रुग्ण को, हर मरीज को हम ये टेस्ट ऑफर करते हैं। इसमें भी कोई कमी किसी किस्म की नहीं है। और आखिरी बात, जो भी एसिम्प्टोमेटिक है, हाई रिस्क केसेस हैं, उनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं, उनको हम 5वें दिन के बाद में या 14 दिन के बाद में हम ये टेस्ट भी ऑफर करते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये जो नए हॉटस्पॉट करके क्लस्टर खुल रहे हैं, ये क्लस्टर के अंदर हॉटस्पॉट की लिस्ट शायद सर ने आपको दी होगी, वो लिस्ट में जो भी जिले हैं, उन जिलों में जिस किसी को इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस हो, यानी बुखार, खांसी और जुकाम, ऐसे कोई इलनेस अगर होगा तो उसको भी ये टेस्ट ऑफर की जाएगी। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? सबको बार बार ऐसे लगता है कि शायद हम कम लोगों को टेस्ट ऑफर कर रहे होंगे। इनको छोड़ के और कोई क्राइटेरिया और जगह पे इस्तेमाल नहीं होता है कि जिसको हम कम, यानी हमारे यहाँ नहीं है, बाहर कहीं कर रहे हैं, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। एक चीज़ हमने एक करने की कोशिश की कि ये पूलिंग करके, सैंपल को पूल करके क्या हम लोग टेस्ट कर पाएंगे। तो हमने देखा कि RT-PCR ना, यानी जो मॉलिक्यूलर टेस्ट है, वो मॉलिक्यूलर टेस्ट का इस्तेमाल करके हम पूलिंग कर सकते हैं। पूल्ड इसलिए कर सकते हैं क्योंकि उसकी कीमत कम हो जाएगी, नतीजा वही मिलेगा। ये कहाँ कर सकते हैं? जहाँ जहाँ जो डिस्ट्रिक्ट्स में इन्फेक्शन नहीं है, उस जगह पे आया है क्या ये अगर देखना है, तो जिन जिलों में 2% से कम सीरो पॉजिटिविटी रेट है, वहाँ 5 सैंपल का पूलिंग करके हम टेस्ट कर सकते हैं।
अगर वो पूल पॉजिटिव पाया गया तो हम ये पांचों के पांचों अगर टेस्ट करें तो हमको उसमें इकोनॉमिक बेनिफिट भी हम रख सकेंगे। सारे लोगों की टेस्ट करने की हमको ज़रूरत भी नहीं आएगी। इसका मायना क्या हुआ कि आज जो हम टेस्ट कर रहे हैं उसके क्राइटेरिया भी बाहर जैसे हैं वैसे हैं। आज हमारा जो नेटवर्क है वो पूरा के पूरा नेटवर्क पूरे देश भर फैला हुआ है। सिर्फ इंतज़ार किस बात का है, हमारी जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी में जितने लोग चाहिए उतने लोगों का अगर मुझे टेस्ट करना है तो लोगों ने घर जिनको लक्षण होंगे, जो लोगों का कांटेक्ट आया होगा, वो लोगों ने अपनी टेस्ट करने के लिए आगे आना है। पहले ही मैं बता चुका हूं कि 3-4 दिन पहले हमारे पास 6 हफ्ते टेस्ट करने के उतना स्टॉक था। आज हम ये बोल सकते हैं कि जैसे मैंने कल बताया, आज तकरीबन 8 हफ्ते तक हमको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों की टेस्ट कर सकते हैं। सिर्फ रैपिड टेस्ट जो है ये डायग्नोसिस के लिए नहीं है, क्योंकि ये टेस्ट अब आई तो सब लोग लिखना शुरू करेंगे। लोग सोचेंगे मैं रैपिड टेस्ट करवा लेता हूँ, वो उसके लिए नहीं है, डायग्नोसिस के लिए नहीं है, ये एपिडेमियोलॉजिक पर्पजेस के लिए है। Thank you. I think in detail you have elaborated on the infrastructure support system, Mr. Rajiv Jain. I'll give you a brief overview of the commendable work done by some of the infra ministries to aid in the fight against COVID-19. You are aware that Ministry of Civil Aviation core group was formed with important stakeholders for undertaking Lifeline Udan initiatives to transport essential medical cargo to remote parts of the country to support India's war against COVID-19. A hub and spoke Lifeline services were started from 26th March to 2020. Air India, Alliance Air, Indian Air Force and private carriers, they are operating flights to deliver essential items including medical supplies with special focus on the Northeast region, island territories and the hill states. Air India and Indian Air Force collaborated primarily for J&K, Ladakh, Northeast and other island regions. Helicopter services including Pawan Hans Limited have been operating in J&K, Ladakh and Northeast region, transporting critical medical cargo and patients. So far, 247 flights have been operated under Lifeline Udan by Air India, Alliance Air, Indian Air Force and private carriers. 154 of these flights have been operated by Air India and Alliance Air. Cargo transported till date is more than 418 tons. Aerial distance covered by Lifeline Udan flights till date is more than 2.45 lakh kilometers. An air bridge has been established with China with effect from 4th April 2020 for transportation of pharmaceuticals, medical equipment and COVID-19 relief material. Within South Asia, Air India transported medical supplies to Colombo. Air India operated first flight under Krishi Udan program between Mumbai and London on 13th April 2020, carrying 29 tons of fruits and vegetables to London and returned with 15.6 tons of general cargo material. I'll give you a brief overview of Indian Railways now. Reaching out to those in need, over 16 lakh free meals have been served by Railways till 15th April 2020. From 24th March 2020 to 14th April 2020, more than 8 lakh wagons carried supplies to keep the supply chain functional. Of these, more than 5.15 lakh wagons carried essential commodities like food grains, salt, sugar. जिस तरीके से यहाँ सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं उसका यहाँ पर जानकारी उसकी देते हुए लोग नजर आए। टेस्ट का पैमाना बाकी देशों की तरह ही यहाँ पर है और जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट हो सके और इलाज हो सके उसकी कोशिश भी सरकार की तरफ से है। हमारी इस लड़ाई में, हमारे इस एफर्ट्स में अभी तक भी फील्ड लेवल पर किए हुए एक्शन के तहत 325 ऐसे ज़िले हैं जहां पर कोई भी केस नहीं आया है। हमारी केस फैटेलिटी रेट अगर 3.3% है तो हमारी परसेंटेज ऑफ पीपल हु हैव रिकवर्ड सो फार इज़ अराउंड 12.02%। साथ ही फील्ड लेवल पर जो कुछ ऐसे ज़िले जहां पर इससे पहले केसेस आए थे लेकिन फील्ड एक्शन के द्वारा
उनको कंट्रोल और उनके कंटेनमेंट से संबंधित जो काम हुआ है, उसके तहत माही इन पुडुचेरी एक वह जिला है जहां पर पिछले 28 दिनों से कोई फर्दर पॉजिटिव केस नहीं आया है। इसके साथ ही 27 ऐसे जिले हैं उन 17 राज्यों में जहां पर पिछले 14 दिनों से कोई पॉजिटिव केस नहीं आया है। कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई आपसे शुरू होती है। आप और आपका परिवार तभी सुरक्षित रह सकते हैं जब आप सोशल डिस्टेंसिंग समेत लॉकडाउन के हर नियम का पालन करें और साफ सफाई का भी पूरा ख्याल रखें। क्या आपको मालूम है कि सिर्फ हाथ साफ रखना वायरस को रोकने के लिए काफी नहीं है? ये निहायत जरूरी है कि जिस सतह को हम हमेशा छूते हैं, जैसे दरवाजे, खिड़कियां, किचन स्लैब या बच्चों के खिलौने, उन्हें भी आप डिसइंफेक्टेड करें। इस अहम संदेश को हर घर तक पहुंचाने के लिए नेटवर्क 18 और लाइजॉल ने एक खास कैंपेन शुरू किया, डिसइंफेक्टेड टू प्रोटेक्ट। लॉकडाउन के दौरान फोन से शूट किए गए इस वीडियो में अभिनेता और फिल्म प्रोड्यूसर सैफ अली खान इसकी अहमियत बता रहे हैं। हम सब अपने घर को क्लीन और हाइजीनिक रखना चाहते हैं और साफ सफाई की अहमियत अब पहले से भी ज्यादा होती है, लेकिन सफाई के साथ साथ डिसइंफेक्ट करना ना भूलें। आप किसी भी डिसइंफेक्टेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बार बार छूने वाली सर्फेसेस जैसे कि टेबल टॉप, किचन स्लैब और फर्श डिसइंफेक्ट करना ना भूलें। WHO भी यही सिखाता है, मैं भी करता हूँ, आप भी कीजिए। Issued in public interest by Lysol and Network 18, disinfect to protect India पर। लॉकडाउन के बीच कुछ चिंता बढ़ाने वाली तस्वीरें सामने आई मुरादाबाद से, देश ने देखी, और भी कुछ जगहों से ऐसी छिटपुट तस्वीरें आ रही हैं जहां स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले हो रहे हैं। और अब कुछ दिनों बाद रमज़ान का महीना शुरू होने वाला है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी अपील की है कि रमज़ान के महीने में घर पर ही इबादत करें। खुद नकवी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नकवी साहब, स्वागत है आपका। नकवी साहब, शुक्रिया सर। नकवी साहब, ये कैसे लागू होगा? आपने अपील की है कि घरों में इबादत करें, लेकिन ये जो चिंता वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं, चाहे मुरादाबाद से, चाहे कुछ और जगहों से, इस सब के बीच में ये लागू हो पाए, ये एक और चिंता बन पाई है कि रमजान के महीने में लोग घरों में रहे। देखिए, पहली बात ये कि किशोर जी, आज मैंने 30 से ज्यादा वक्फ बोर्ड्स के चेयरमैन, उनके CEO और उनके और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। अच्छा। इन वक्फ बोर्डों के अंतर्गत जो है वो लगभग 7 लाख मास्क हैं, ईदगाहें हैं, इमाम बाड़े हैं, अनधार्मिक और सामाजिक स्थल आते हैं। हमने आज कहा है कि उन्हें सुनिश्चित करना होगा कि रमजान के पवित्र महीने में सभी धार्मिक स्थलों पर नमाजें या जो अन्य धार्मिक कार्यक्रम जो परंपरागत तरीके से होते हैं वो नहीं होने चाहिए, क्योंकि केवल यहाँ की बात नहीं है, पूरे विश्व में अगर आप देखें जो कोरोना का कहर है, उसकी वजह से चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारे हो, चर्च हो, हर जगह पर जो है वो धार्मिक गतिविधियां रुकी हुई हैं, भीड़ भाड़ वाली धार्मिक गतिविधियां रुकी हुई हैं जी। और मुझे इस बात की खुशी है कि सभी वक्फ बोर्ड ने इस बात को बिल्कुल मजबूती के साथ कहा है कि वो सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी तरह से मस्जिद में, ईदगाहों में, किसी और अन्य धार्मिक स्थल पर सामूहिक ढंग से या भीड़ भाड़ के रूप में कोई कार्यक्रम ना हो, ये नमाजें हैं या जो और रोजे अफ्तार के प्रोग्राम होते हैं वो ना हो। और उसके अलावा जो है लोग घरों पर अपने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख करके इन कार्यक्रमों को जो है वो अमल करें उस पर, और अपनी जो धार्मिक कर्तव्य है उसको निभाएं। जहाँ तक सवाल है इसको लागू करने का, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप शब बरात का आपको एक्सपीरियंस होगा तो उस समय भी बहुत सी फेक न्यूज़ें, बहुत से गलत तरीके से लोगों को गुमराह करने की कोशिश हुई कि किस तरह से जो है वो जो शब बरात में लोग जिस तरह से घरों से बाहर निकलते हैं, जिस तरह से जो है वो अन्य जगहों पे जाते हैं वैसे ही जाए, लेकिन कहीं कोई नहीं गया। सबने ही शब बरात के दिन अपने घरों में ही इबादत की, अपने घरों में ही जो है वो जो अमाल करना है वो अमाल किया, नजर न्याज किया, जो भी कार्यक्रम होता है वो शब बरात का किया। और आपको यकीन दिलाते हैं कि 24 अप्रैल से रमजान शुरू हो रहा है। ज्यादातर धार्मिक गुरुओं ने ये अपील कर दी है, चाहे वो साउथ हो, चाहे नॉर्थ हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे कश्मीर हो, हर क्षेत्र से ये अपीलें आ चुकी हैं। उसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है वक्फ बोर्ड की, वक्फ बोर्ड के एक तरह से कस्टोडियन है इन तमाम धार्मिक स्थलों का। वक्फ बोर्ड ने भी इस दिशा में, सेंट्रल वक्फ काउंसिल ने, जिसका मैं स्वयं चेयरमैन हूँ, हमने भी दिशा निर्देश जारी किए हैं
गृह मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी किए हैं, राज्य सरकारों ने दिशा निर्देश जारी किए हैं, और साथ ही साथ जो है वो स्थानीय जो वक्फ बोर्ड है उन्होंने भी जो है वो धर्मगुरुओं के साथ, सामाजिक संगठनों के साथ, इमामों के साथ, मुतवल्लियों के साथ मिल करके और ये सुनिश्चित करने की योजना बनाई है कि रमजान में किसी तरह से भी मस्जिदों में, ईदगाहों में, तो किसी अन्य सामाजिक और धार्मिक स्थल पर जो है वो नमाज है, रोजा अफ्तार है, तरावियां है या अन्य कार्यक्रम ना हो, लोग घरों में ही सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख करके पूरा करें। तो फिर ये कौन लोग हैं जो स्वास्थ्य कर्मियों पे हमले कर रहे हैं, जैसे मुरादाबाद के? हाँ, ये इनको कैसे रोका जाए? ये क्यों नहीं सुन रहे हैं? देखिए, आज की बात में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात उभर कर आई। सब लोगों ने एक मत से एक बात कही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस मुस्तैदी के साथ, जिस पुख्ता तरीके से कोरोना के खिलाफ जंग हो रही है और इस देश के 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के सेहत और सलामती के लिए काम हो रहा है, राज्य सरकारें भी काम उन्हीं के साथ मिलकर कर रही हैं, वो अपने आप में अद्भुत है और ये उनको सबने सराहना की। के साथ ये भी बात आई कि कुछ फेक न्यूज, कुछ किस तरह से गुमराह करो लोगों को, अफवाहें किस तरह से फैलाओ, किस तरह से जो है वो जो एक पॉजिटिव और एक यूनाइटेड तरीके से हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, उस लड़ाई को किस तरह से नुकसान करो वो भी चल रहा है। ये जो मुरादाबाद में हुआ है वो शुद्ध रूप से इसी तरह के अफवाहों और इसी तरह के फेक न्यूज और इसी तरह के अफवाहों के माध्यम से लोगों को गुमराह करने का नतीजा है। जो हमारे सुरक्षा कर्मी हैं, हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो हमारे सफाई कर्मी हैं, ये सारे के सारे हमारी सेहत और सलामती के लिए काम कर रहे हैं, और अगर हम उनके ऊपर हमले करेंगे, अच्छा अब क्या अफवाहें हैं कि क्वारंटाइन या आइसोलेशन सेंटर में तुमको ले जाया जाएगा, तुम्हें सुई लगा दी जाएगी, तुम खत्म हो जाओगे। अरे भाई, पूरी दुनिया में, सऊदी अरब में तमाम क्वारंटाइन सेंटर्स बन गए हैं, तमाम जो है आइसोलेशन सेंटर हैं, यूएई में तमाम बड़े बड़े होटल में क्वारंटाइन सेंटर और आइसोलेशन सेंटर बन गए हैं, दुनिया के तमाम इस्लामिक देशों में बने हैं, भारत में बने हुए हैं। ये मजहब और धर्म को देखकर नहीं बने हुए हैं, हिंदुस्तान के नागरिकों के लिए हैं जी, और उन हिंदुस्तान के नागरिकों की सेहत और सलामती हमारी और नरेंद्र मोदी जी की, और नरेंद्र मोदी जी सभी राज्य सरकारों के साथ मिलकर इस काम कर रहे हैं, उनकी प्राथमिकता है। और जिस दूरदर्शिता के साथ भारत में काम हो रहा है उसका नतीजा है कि कोरोना के कहर को काफी हद तक हम रोकने में कामयाब हुए हैं, लेकिन अभी भी ये चुनौती बाकी है। जी, जिन लोगों से आपने बात की, पूरे वक्फ बोर्ड से, इमामों से, जितने भी मसाजिद हैं उन सब जगहों के लोगों से, उनके जरिए ये भी अपील ना करवाई जाए कि आप स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला ना करें, क्वारंटीन में कुछ नहीं होने वाला, क्वारंटीन आपके सुरक्षा के लिए है, ये अपील भी उन्हीं से करवा के देखी जाए। बिल्कुल हो रही है किशोर जी, हो रही है। हाँ, और ये पहले हम गलती हुई है हम लोगों की, पहले से इन लोगों को ये भी कहना चाहिए था, लेकिन बिल्कुल हो रही है। और सभी जो भी वक्फ बोर्ड है, जो धर्मगुरु हैं, जो सामाजिक संगठनों के लोग हैं, जो धार्मिक संगठनों के लोग हैं, वो लोगों को इस बात के प्रति आगाह करेंगे, लोगों में जागरूकता पैदा करेंगे कि इस तरह की फेक न्यूज, इस तरह के अफवाहों को फैलाने वाले जो वीडियो वायरल हो रहे हैं उसको बिल्कुल रिजेक्ट करें, उस पर ध्यान न दें। जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय प्रशासन जो दिशा निर्देश दे रहा है उसका ही पालन करें, इसके अलावा सारी चीजों को रिजेक्ट करें। और ये आज सबने इस पे सहमति भी व्यक्त की है और इस काम में लोग लग भी गए हैं। अभी मेरे पास कर्नाटक से वहाँ के जो तमाम वक्फ बोर्ड के लोग हैं, उन्होंने अभी तमाम उलमाओं से मीटिंग की है, उनका अभी वीडियो आया मेरे पास। उसके अलावा असम से अभी हमारे पास इंफॉर्मेशन आई कि उन्होंने दिशा निर्देश भी जारी किए हैं, और उसके साथ ही साथ कि रमजान के महीने के बारे में दिशा निर्देश है कि सभी लोग जो है मस्जिदों में या अन्य धार्मिक स्थलों के बजाय अपने घरों में जो है इबादत करें, अपने घरों में इफ्तारी का या तरावी वगैरह का एहतमाम करें। और साथ ही साथ उन्होंने ये अफवाहों और फेक न्यूज के बारे में भी कहा है। पश्चिम बंगाल का भी यही कहना, पूरे देश के, महाराष्ट्र से लेकर के गुजरात से लेकर के जम्मू कश्मीर से लेकर के देश के हर हिस्से, क्योंकि ये पहली बार हुआ होगा क्योंकि ये निश्चित तौर से सैकड़ों साल के बाद इस देश को इतनी बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, ये तो खुदा का शुक्र है। और हमारे पास जो है वो एक बहुत ही दूरदर्शी और मजबूत नेतृत्व है जो फील्ड में अग्रणी भूमिका निभा करके इस जंग को लड़ रहे हैं।
कि नरेंद्र मोदी साहब, जिनकी वजह से आज हम इस कहर के से कम हमें नुकसान हो रहा है, लेकिन चुनौतियां अभी बाकी हैं। अगर मुरादाबाद जैसी घटनाएं होती रही, अगर जो है वो और इसके साथ मरकज जैसी गैर जिम्मेदारियां होती रही, तो निश्चित तौर से चिंताएं बढ़ती हैं। इसलिए हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि ऐसी किसी भी षड्यंत्र और साजिश को हमें परास्त करना। जी, और उम्मीद है कि आपकी अपील, और न सिर्फ आपकी अपील, आपने इतने सारे जो संगठनों से बात की है, इतने सारे नुमाइंदों से बात की है धार्मिक संगठनों के, उनकी अपील ही काम आ जाए और इस तरह के हमले कम से कम ना हो कि जिससे लड़ाई जो है वो कमजोर हो जाए। बिल्कुल 100%। देखिए, मैं तो आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इस बात को नोटिस लिया और एक इतनी बड़ी आज गतिविधि हुई है। ये हिंदुस्तान के इतिहास में मुझे लगता है पहली बार होगा कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों को मालूम ही नहीं होगा कि रजिस्टर्ड जो है वक्फ प्रॉपर्टी 7 लाख, मोर देन 7 lakhs हैं। मस्जिदें हैं, ईदगाहें हैं, इमाम बाड़े हैं, अन्य धार्मिक स्थल है, और उनके जो कस्टोडियन होते हैं वो वक्फ बोर्ड्स होता है। उनको इन्वॉल्व करना प्रधानमंत्री जी की सोच है। उनको इन्वॉल्व करके, उनके सहयोग से, उनके साथ समन्वय करके, और जो धार्मिक लोग हैं, जो मुतवल्ली हैं, जो इमाम हजरात हैं, उसके अलावा जो अन्य सामाजिक संगठनों के लोग हैं, उनको इन्वॉल्व करके इस लड़ाई का हिस्सा बना करके, वो बने हुए हैं लड़ाई का हिस्सा बना करके, और उनको सामूहिक तरीके से लड़ाई में कोरोना को हमें परास्त करना है, शिकस्त देनी है, और उन तमाम षड्यंत्रों और साजिशों को भी परास्त करना है, शिकस्त देनी है, जो इस लड़ाई को कमजोर करने के कहीं ना कहीं कारण बन रहा है। यही उम्मीद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नकवी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, और उम्मीद यही करेंगे कि ये